गाइस, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो टू मेंटेन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू रिक्वायर्ड सर्कुलेटिंग फ्लूइड फॉर continuous supply of nutrients and other essential substances, continuous removal of waste and harmful substances। ठीक है, हमारी बॉडी हमारे टिश्यू के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए हमको सर्कुलेटिंग फ्लूइड चाहिए होता है। किस लिए? ताकि हम कॉन्टीन्यूस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स की शेयर कर सकें और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस की भी, कॉन्टीन्यूस रिमूवल ऑफ वेस्ट हार्मफुल सब्सटेंस को भी। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है उसमें वाटर, जो कि स्पंजेस सिलिंड्रेट्स में होता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड का काम करता है। और ब्लड और लिम्फ जो होता है वो ह्यूमन में सर्कुलेटरी फ्लूइड की तरह प्रेजेंट होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा ब्लड है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, और जिसको हम वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% ठीक है प्रेजेंट होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स जिसको हम आरबीसी कहते हैं मोस्ट अबंडेंट होती है। हेल्दी ह्यूमन बींग्स में इसका काउंट कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। ये हमारा बोन मैरो में बनता है। ठीक है, फॉर्म्ड इन बोन मैरो एडल्ट। बाइकॉन्केव शेप होता है इसका। न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द मैमल्स में। रेड इन कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन डिपोजिशन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन में 12 से 16 ग्राम, यानी कि पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, लाइफ स्पैन इसकी 120 डेज होती है। आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या होता है? स्प्लीन होता है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं, ये हमने ब्लड का जो देखा तो उसमें हमने देखा प्लाज्मा 55% ब्लड वॉल्यूम था। स्ट्रॉ कलर्ड होता है जिसका स्पीड होता है। वाटर 90 to 92% था। प्रोटीन हमारे 6 to 8% प्रेजेंट है। एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन डिफेंस में काम करता है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में करता है। फाइब्रिनोजन यानी कि फाइबर जैसा स्ट्रक्चर जब चोट लग जाती है तो बन जाता है ना, तो ब्लड क्लॉटिंग में स्कम जो होता है तो इन्वॉल्व है। हाँ, तो ब्लड क्लॉटिंग इससे अपना एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, एल्बुमिन जैसे कि एग में भी एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो अंदर प्रेजेंट है कुछ ऐसे बैलेंस से रिलेटेड, ऐसे याद रखना। तो हाँ, एल्बुमिन एग में प्रेजेंट था तो कुछ बैलेंस वाला काम कर रहा होगा। तो हाँ, ऑस्मोटिक बैलेंस इसमें भी याद रखना। ग्लोबुलिन जैसे कि ग्लोब में सब एक दूसरे को बचाना चाहते हैं ना, मतलब सब अपना कंट्री डिफेंस को डिफेंड करना चाहते हैं, तो कुछ ग्लोब में कुछ सब डिफेंसिव सिस्टम है। तो इसी तरह याद रखना कि हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म किसका होगा? ग्लोबुलिन। ग्लोब से रिलेट करना। प्रोटीन का जैसे कंसनट्रेशन है ना तो 6 to 8% है, तो पी का उल्टा करेंगे तो 6 जैसा कुछ बनेगा, तो वही याद रखना। हाँ, 6 to 9 ऐसे, मतलब 6 पी का उल्टा कर देना एक बार उसको भी सीधा कर, तो 6 to 9 ऐसे याद रखना। तो 6 to 8 तो पहुँच ही जाओगे आप लोग, तो ये गड़बड़ नहीं होगा। तो न्यूट्रिएंट हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड। ठीक, मिनरल क्या है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोरीन। फैक्टर फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे इनएक्टिव फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। नहीं तो वो क्या मतलब एक्टिव फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होंगे? जब नीड हो उनकी तब वो एक्टिव हो, इसलिए वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, WBC वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लिएटेड है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितनी होती है? 6000 to 8000 पर mm³। याद रखना, वहाँ पे मिलियन mm³ था, यहाँ पर mm³ है। ठीक है, और ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। प्लेटलेट्स क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। इसका साइज़ होता है 2 से 3 माइक्रोमीटर। सेल फ्रैगमेंट होता है मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस होता है। रेड बोन मैरो में 1,50,000 से 3,50,000 प्लेटलेट्स होती है पर mm³ ऑफ ब्लड। ये रिलीज़ करती है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। सो रिडक्शन इन देयर काउंट लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर कॉजेज एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, तो जब रिडक्शन होता है इनके काउंट में तो क्या होता है? क्लॉटिंग डिसऑर्डर होते हैं, जिससे कि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होता है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा तो ऑब्वियसली हमारा, जैसे हमको चोट लगी तो वो जल्दी सही नहीं होगी, हमारा जैसे ब्लड बहता ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो यही होता है जब प्लेटलेट्स कम होती हैं। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा आरबीसी, फिर WBC, फिर हमारा आता है प्लेटलेट्स। सॉरी, आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर WBC आता है। ठीक है, क्योंकि देखो WBC हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, यानी कि वो कहता है मैं, जैसे कहते हैं ना, मैं अकेला ही सबके लिए काफ़ी हूँ, तो हमारा WBC लड़ने वड़ने वाले काम करता है, ज़्यादा नहीं जीतता है, इसीलिए कम नंबर में प्रेजेंट होता है। उसको लगता है कि वो छोटी ज़िंदगी में बहुत बड़े काम करके जा रहा है, तो वो थोड़ा ही जी रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आरबीसी सबसे अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा टाइम के लिए है, और हमारा इसके बाद प्लेटलेट्स है, फिर लास्ट में हमारा WBC आता है। और हम देखते हैं
कि टाइप क्या है ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में हमारा जितने देखो जितने में फिल्स आ रहे हैं ना सारे ग्रेनुलोसाइट में आएंगे। जिनमें फिल नहीं आ रहा है ग्रेनुलोसाइट जो ग्रेन्यूल से फिल्ड होगा, तो जिनमें फिल आ रहा है सारा ग्रेनुलोसाइट में आएगा। जिनमें फिल नहीं आ रहा है यानी कि उनमें ग्रेन्यूल नहीं है तो वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट हो गए। ठीक, न्यूट्रोफिल्स यानी कि जो 60 to 65% प्रेजेंट है TLC। उसके बाद फैगो ऑफ TLC। उसके बाद हम देखते हैं कि फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है। यूसिनोफिल्स 2 to 3% होता है, रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन को, एसोसिएटेड होता है एलर्जिक रिएक्शन से। बेसोफिल्स 0.5 to 1% है। ठीक, सिक्रेट क्या करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन और इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। तो आपको इनका परसेंटेज भी याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। जैसे ईओसिनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं तो आप इसको बैन की तरह याद रख सकते हो। ठीक है, बैन। तो बैन ऐसे क्या करते हैं जैसे बढ़ता ही जाएगा, बी से जब हम एन की तरफ जाएंगे तो उसका काउंट बढ़ता ही जा रहा है। तो याद रखना कि हाँ ग्रेनुलोसाइट में ये होता है बैन जो है। जैसे हमारी जो बहन होती है उनको बहुत ज़्यादा प्यार उसका हमारे लिए बढ़ता ही जाता है ना। तो उसी तरह बेसोफिल्स से जब हम एसिडोफिल्स फिर न्यूट्रोफिल्स में आएंगे तो कंसनट्रेशन बढ़ रहा है। 0.5 to 1 किसकी होगी तो ईओसिनोफिल्स उससे थोड़ा बढ़ा 2 to 3, फिर न्यूट्रोफिल्स में 60 to 65 एकदम से बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट जो था वो 6 to 8% है। इसका भी काम फैगोसाइटोसिस ही है फॉरेन ऑर्गेनिज्म का। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स का सेम काम ही है। लिम्फोसाइट में हम देखते हैं 20 से 25% है और इस 2 टाइप होता है B और T। लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका कंसनट्रेशन अब अलग से याद रखना। हाँ मोनो छोटा होगा, लिम्फो का कंसनट्रेशन मोनो से ज़्यादा होगा। बाकी फिर मोनो 6 से 8 हुआ और लिम्फो जो होगा देखो इसका एसिडोफिल्स अगर आप याद रखोगे ना तो मोनो में याद रखना। देखो 2 बार वो आ रहा है उनको जोड़ दिया तो 8% के आसपास आएगा, तो 6 से 8% इसको कर लेना। वैसे अगर ट्रिक ना याद रहे तो मत याद रखना। हाँ अगर ऐसे याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपको थोड़ा ऐसे भी याद रखना होगा। लिम्फोसाइट्स देखो फिर जब हमको ये याद हो गया ना कि B फिर A फिर M ये याद हो गया तो याद रखना लिम्फ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और सबसे अबंडेंट न्यूट्रोफिल, ये तो आपको जैसे याद ही होना है कि हाँ सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है न्यूट्रोफिल और सबसे कम बेसोफिल। ठीक, अब इसके बाद बीच का बचा था तो एसिडोफिल्स का भी हम याद रखना। हाँ जैसे मैंने आपको बैन वाला तो बैन वाला ट्रिक से याद रहेगा। उसके बाद मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में लिम्फोसाइट को हम सेकंड हाईएस्ट लिस्ट, क्योंकि ब्लड और लिम्फ प्रेजेंट अगर लिम्फ में लिम्फोसाइट होंगी तो कहीं ना कहीं उनका सेकंड लार्जेस्ट कंसनट्रेशन होना चाहिए। अब ऐसे मतलब इसको आंसर को मतलब एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट करके सॉल्व करना अगर ये क्वेश्चन है कि किसका क्या कंपोजिशन है, कितने अमाउंट में क्या प्रेजेंट है। तो उसलिए उसके बाद हम देखते हैं ब्लड ग्रुप में क्या होता है बेसिस ऑफ एंटीजन ऑफ RBC बहुत सारा ब्लड ग्रुपिंग होता है जो एग्जिस्ट करता है। तो 2 सच ग्रुपिंग क्या होता है ABO ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग। तो ABO ग्रुपिंग में देखते हैं कि ब्लड ग्रुप AB और O। ठीक है, इसमें A में किसका एंटीजन क्या होगा A, तो इसके लिए इसके ब्लड में एंटीबॉडी किसके लिए प्लाज्मा में मतलब इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी देखो ये याद रखना। हाँ एंटीजन RBC में प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा। जैसे ये आ गया एंटीजन ऑन प्लाज्मा तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको याद रखना हाँ एंटीजन हमेशा RBC पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि डोरबेल बाहर प्रेजेंट है ना तो हम जब तक नहीं खोलेंगे तो अंदर नहीं आएगा, जो सिक्योरिटी होती है वो बाहर होता है गेट के। ठीक है, तो जिसको अंदर भेजेगा वही अंदर जाएगा। तो इसका कौन हुआ ए का ए होगा तो वो RBC भी प्रेजेंट होगा तो तभी तो कोई अंदर आएगा ना चीज़। अगर एंटी होगा वो तो फिर उसको लड़ाई हो जाएगी उससे, तो वही एंटीबॉडी बी होगा। इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होंगी। ठीक है, एंटीबॉडी बी। और डोनर ब्लड ग्रुप इसको ए भी दे सकता है ओ भी दे सकता है। उसके बाद इसी तरह बी का हम देख रहे हैं, इसका बी फिर एंटीजन ए होता है BO। इसके बाद AB में देखते हैं कि इसके एंटीबॉडी प्लस इसके में एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती, एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं RBC की सरफेस में। उसके बाद हम देखते हैं AB वो सब इसको दे सकते हैं। यूनिवर्सल रिसेप्टर बन गया, वो बन गया हमारा यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। फिर हम जाते हैं RH ग्रुपिंग के पास। तो यहाँ पे हम देखते हैं RH एंटीजन के बेसिस पर सिमिलर अगर एंटीजन हुआ, जैसे कि RH एंटीजन के बेसिस पे वो हमने किसके बेसिस पे करी, हमने भी ABO ग्रुपिंग की।
और दूसरी हमारी हो गई RH ग्रुपिंग। RH एंटीजन के बेसिस पर होती है, सिमिलर एंटीजन जो कि रिगस मंकी में प्रेजेंट था, RH पॉजिटिव, RH निगेटिव। 80% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हमारी क्या है, RH पॉजिटिव है और 20% निगेटिव है। उसके बाद हम देखते हैं RH एंटीजन RBC में पॉजिटिव है तो प्रेजेंट होगा, निगेटिव है तो एब्सेंट होगा। एंटीबॉडी RH एंटीबॉडी प्लाज्मा में एब्सेंट होती हैं, एंटी RH पॉजिटिव में और RH निगेटिव में बिफोर RH एंटीजन एक्सपोजर नो, और RH एंटीजन का अगर एक्सपोजर हो गया तो एंटीबॉडी प्रेजेंट हो जाती हैं। बाकी इम्यून रिस्पॉन्स देखते हैं अगेंस्ट RH एंटीजन, इसमें नहीं होता है, उसमें होता है क्योंकि वो निगेटिव है। डोनर इसमें RH पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है और उसमें सिर्फ निगेटिव डोनर होता है। और यूनिवर्सल डोनर O निगेटिव होता है, यूनिवर्सल डोनर रेसिपिएंट क्या होता है, AB पॉजिटिव, क्योंकि उसमें AB पॉजिटिव में दोनों प्रेजेंट होगा ना, AB निगेटिव में नहीं। और यूनिवर्सल डोनर O निगेटिव होगा क्योंकि हाँ उसमें तो RH में नहीं प्रेजेंट हुआ ना। उसके बाद हम देखते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की कंडीशन होती है जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई मदर को, ठीक है। मदर में क्या था कि RH निगेटिव ब्लड था, फादर का जो ब्लड था वो RH पॉजिटिव, सॉरी मदर जो हमारी थी वो था, उसमें क्या था, RH निगेटिव ब्लड था और फीटस में RH पॉजिटिव है, ठीक, फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो अब बेबी जो हुआ अगर वो RH पॉजिटिव है तो यहाँ पे फीटल मटेरियल जब ब्लड ट्रांसफ़र हुआ पार्चुरेशन के टाइम पे तो मदर सेंसिटाइज हो गई RH एंटीजन के लिए, ठीक है। तो फिर हम जब देख रहे हैं कि बेबी हो गया, ठीक है, अब दोबारा जब मदर प्रेग्नेंट होगी या कंसीव करेगी तो जो RH पॉजिटिव फीटस अगर फिर से आ गया तो फिर रिपीटेड इनकाउंटर होगा उसका फीटल RH एंटीजन के साथ, ओके। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडी हो जाएगा IgG, ठीक है, मदर की बॉडी में, क्योंकि पहली बार तो हो चुका तो दोबारा होगा तो उसके में मेमोरी स्टोर है ना, तो एंटीबॉडी बन गया। तो मदर का जो RH एंटीबॉडी होगा वो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाएगा और RH एंटीबॉडी जो होगा वो अटैच हो जाएगा फीटस के RH एंटीजन और RBC के साथ, तो फीटल RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा जिससे कि अनीमिया और जॉन्डिस हो सकता है बेबी को, ठीक है। ये होता है ये इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। देखो इराइथ्रो यानी कि RBC, ब्लास्टोसिस जैसे कि ब्लास्ट से रिलेटेड, ठीक है, ब्लास्टोसिस उससे, फीटैलिस यानी कि फीटस में हुआ, ओके। ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया RBC का, ठीक है। तो इराइथ्रो यानी कि RBC, ब्लास्टोसिस डिस्ट्रक्शन, फीटैलिस यानी कि फीटस में। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना जिनको आप ब्रेक डाउन करके निकाल सकते हो उनका मीनिंग। इसके बाद हम देखते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में कैसे क्या हुआ। सबसे पहले इंजरी या ट्रॉमा हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, प्लेटलेट्स हमारी इन्वॉल्व होंगी इसमें, रिलीज सर्टेन फैक्टर्स, ओके। फिर हम देखते हैं, देखो इंजरी ट्रॉमा या इंजर्ड टिश्यू, ठीक है, तो यहाँ पे सर्टेन फैक्टर्स रिलीज हुए, देखो सर्कल पूरा कंप्लीट हुआ, फिर रिलीज सर्टेन फैक्टर। तो कैस्केड प्रोसेस होगा, कैस्केड प्रोसेस क्या होता है, जिसमें लिंक होता है, मतलब एक सीरीज़ लिंक होती है, ठीक है, यानी कि एक दो से नहीं, पूरा एक सीरीज़ होती है एंजाइम रिएक्शंस की। फिर इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, तो कैल्शियम एक्टिवेट हुआ, फिर एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, उससे क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बिन, इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर से यहाँ पे कैल्शियम एक्टिवेट हुआ, एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, फिर प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में था, कैल्शियम आया तो किस में, थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म था, प्रो मतलब इनएक्टिव फॉर्म होता है, जिसमें आगे प्रो लगा यानी कि इनएक्टिव फॉर्म था। थ्रोम्बिन अब एक्टिव हुआ तो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन जो था वो एक्टिव हो, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था पर थ्रोम्बिन के एक्टिव होने पर फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। फाइब्रिन एक्टिव हुआ तो नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन और ट्रैप्ड डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, वही जो स्कम जिसको पपड़ी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं हम लोग, तो रेडिश ब्राउन स्कम बन जाता है, ब्लड क्लॉट, ठीक है। तो ये होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में था, उससे थ्रोम्बिन के आने के बाद फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था, वो फाइब्रिन में कन्वर्ट, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन फाइब्रिन, फिर हमारा स्कम बन गया, ओके। तो आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं क्या है हमारा लिम्फ, ये हम देख रहे हैं ब्लड है, टिश्यू फ्लूइड है, ब्लड माइनस लार्ज प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हमने क्या रहा, तो लिम्फ कैपिलरीज में लिम्फ, ब्लड में जब लार्ज प्रोटीन और RBC प्लेटलेट्स को माइनस कर दिया तो हमारा लिम्फ बना, जो कि लिम्फोसाइट में रिच होगा, न्यूट्रिएंट हार्मोन कैरी करेगा, फैट का एब्जॉर्प्शन करेगा,
उसी को हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, ये ब्लड था, ब्लड कैपिलरी थी। ठीक, यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड जो था, जब ब्लड में से लार्ज प्रोटीन और फाउंड एलिमेंट्स को हमने माइनस कर दिया, फिर ये इधर गया, तो वही ये पूरा। ठीक है, कि लिम्फ कैसे क्या है। लिम्फ जो होता है, जब हम ब्लड में से सारा माइनस करिए, जितना कुछ इसमें लिखा है कि लार्ज प्रोटीन और आरबीसी प्लेटलेट, तो जो बनता है उसी को हम लिम्फ बोलते हैं। आरबीसी लिम्फोसाइट, न्यूट्रिएंट हार्मोन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, हार्मोन को कैरी करता है। उसके बाद सर्कुलेटरी पाथवे में क्या होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड भी होता है, ओपन भी होता है। ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट, एब्सेंट, ब्लड इन साइनस एब्सेंट, एफिशिएंसी मोर, एग्जांपल एनेलिड्स एंड वर्टिब्रेट। और यही ओपन अगर हमारा होगा तो कैपिलरी एब्सेंट होंगे, साइनस में ब्लड प्रेजेंट होगा, एफिशिएंसी लेस होगी। एग्जांपल क्या होता है, आर्थ्रोपोड और मोलस्का। ओपन की एफिशिएंसी लेस होती है, ठीक है, और क्लोज्ड की मोर होती है, वो ज़्यादा एडवांस होता है ना। और ओपन में साइनस और ब्लड प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं प्रेजेंट होता है ब्लड या साइनस में। जैसे फिश हमारा है, उसमें 2 चैम्बर हार्ट। फिश के बाद फिर फ्रॉग आया, फ्रॉग में 3 चैम्बर हो गया। उसके बाद हमारे स्नेक वगैरह है। रेप्टाइल में 2 चैम्बर 3 चैम्बर ही है, यानी कि 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। ऑरिकल डोमिनेंट, जैसे ए के बाद भी आता है ना, तो पहले ए का नंबर बढ़ा फिर बी का नंबर बढ़ा, ऐसे याद रखना। ऑरिकल के बाद वेंट्रिकल। तो लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल हमारा 4 चैम्बर्ड होता है उसका हार्ट। उसके बाद बर्ड्स में भी 4 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। मैमल्स 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। हार्ट क्या रिसीव करता है, फिश में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एम्फीबियन में मिक्स्ड है, रेप्टाइल में भी मिक्स्ड, बर्ड्स में भी मिक्स्ड, यानी कि बोथ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, बर्ड्स में भी दोनों, और मैमल्स में भी। हार्ट इसमें क्या पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गिल्स, यहाँ पे मिक्स्ड ब्लड पंप करता है बॉडी को। रेप्टाइल में मिक्स्ड ब्लड, बर्ड्स में बोथ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड सेपरेटली, और मैमल्स में भी सेपरेटली, क्योंकि यहाँ पे 4 चैम्बर प्रेजेंट है। सर्कुलेशन क्या है, सिंगल, एम्फीबियन में इनकम्प्लीट डबल, रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल। बर्ड्स और मैमल्स का देखो सारा कुछ सेम ही है, ये जो हमने टेबल ही पढ़ी ना, तो उसमें सेम है, तो आपको ये पूरा याद रखना है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, a network of closed branching blood vessels, blood, the fluid which is circulated। ठीक है, तो ये सब हमारा हमने देखा, हार्ट प्रेजेंट है, नेटवर्क प्रेजेंट है ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स का, और जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट हमने देखा, ये है, तो अओर्टा है, ठीक है, ये हमारा अओर्टा है, ये हमारा वेना कावा है, इस साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है। तो ये सारा तो डायग्राम आपको पता ही होगा कि ये कॉर्डेट एंडने है, राइट वेंट्रिकल, इसमें कैसे क्या होता है, तो ये सब आपको पता है ना, तो आप देख सकते हो। तो इसमें हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हार्ट मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है, जो कि थोड़ा ऐसे कैविटी में सिचुएटेड होता है, जो लंग्स के बीच में स्लाइटली टिल्टेड होता है, लेफ्ट साइड प्रोटेक्टेड होता है डबल मेम्ब्रेनस बैग से। पेरिकार्डियम इनक्लोज करता है कार्डियल फ्लूइड को, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 4 चैम्बर, 2 स्मॉलर अपर चैम्बर होते हैं एट्रिया, 2 लार्जर लोअर चैम्बर होते हैं वेंट्रिकल्स। और फिर हम देखते हैं कि इंटर एट्रियल सेप्टम जो है, यहाँ पे थिन मस्कुलर सेप्टम सिचुएटेड बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, ठीक। इंटर एट्रियल सेप्टम 4 चैम्बर है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। फिर 3 सेप्टम कौन से हैं, इंटर एट्रियल यानी कि 2 एट्रियल के बीच में, इंटर वेंट्रिकुलर मतलब कि 2 वेंट्रिकल के बीच में, और तीसरा होगा वेंट्रिकल और आर्ट्रिकल के बीच में, तो वो हो गया। अब हम देखते हैं वॉल्व कौन सी प्रेजेंट होती है। तो हमने पढ़ा 4 चैम्बर है, जिसमें कि 2 ऊपर वाले एट्रिया, 2 नीचे वाले वेंट्रिकल, और 3 सेप्टम है, इंटर एट्रियल, इंटर वेंट्रिकुलर और एट्रियो वेंट्रिकुलर, ठीक है। इंटर एट्रियल एट्रिया के बीच में, इंटर वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल के बीच में, और एट्रियो वेंट्रिकुलर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। वॉल प्रेजेंट होती है। मस्कुलर वॉल क्या करती है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को इंश्योर करती है, ताकि ब्लड पीछे ना आ जाए, वो आगे मूव करे, ठीक है। और याद रखना, इंटर एट्रियल इंटर वेंट्रिकुलर जो वॉल्व होती है वो थिक मस्कुलर, देखो एट्रिया वाली जो होती है वो थिन मस्कुलर होती है, वेंट्रिकल में ज़्यादा
ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, यानी ना ज़्यादा फीलिंग होती है, तो उनकी वॉल थिक होगी, एट्रिया की थिन होगी, ठीक है। वेंट्रिकल में ज़्यादा प्रेशर यानी कि थिक यहाँ पे वॉल होनी चाहिए, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में तो और भी ज़्यादा थिक और फाइब्रस वॉल प्रेजेंट होती है, तो याद रखना। क्योंकि वो दोनों एकदम देखो अब अलग हो गए ना, एट्रिया से वेंट्रिकल में जन्म एकदम से प्रेशर बढ़, तो और थिक होना और फाइबर होने चाहिए, तो वही याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं वॉल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल और सेमील्यूनर वॉल प्रेजेंट होती है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल राइट और लेफ्ट होती है, तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल यानी कि जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, इसको हम ट्राइकस्पिड भी बोलते हैं। 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं या कस्प होते हैं, और ये राइट ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में होती है। लेफ्ट वाली बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व होती है, जिसमें 2 मस्कुलर फ्लैप होते हैं, और ये लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होती है। इसका हम देखते हैं सेमीलूनर वॉल, जिसमें कि 3 फ्लैप या कस्प प्रेजेंट होते हैं, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती है। और आवर्टिक सेमीलूनर वॉल जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपनिंग ऑफ आवर्टा के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। और पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल जो होती है ये राइट वेंट्रिकल में ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी के पास प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो हार्ट वॉल होती है, हाँ तो याद रखना सेमीलूनर वॉल में आवर्टिक सेमीलूनर वॉल और पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल। आवर्टिक जो लेफ्ट वेंट्रिकल में, देखो आवर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड से होता है, तो वो आवर्टा वाली जो होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में आवर्टा की ओपनिंग के पास, और जो पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल होती है वो राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग के पास। अब हम देखते हैं जो हार्ट वॉल हमारी है, कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं और नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इनमें। तो हम देख रहे हैं साइनोएट्रियल नोड जो होती है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, देखो ये कहाँ प्रेजेंट है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, ठीक है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। और इसके बाद हम देखते हैं इसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं, जो कि जनरेट करता है मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल 72 इम्पल्स पर मिनट। ये ऑटो एक्साइटेबल होती है, इसलिए इसको पेस मेकर भी बोलते हैं। और ये नोडल जो होती है ये एवियन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड लोकेटेड लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एवियन जो होती है ना वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट होती है। ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, वो अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। तो ये इसमें कंफ्यूज मत करना, एसएन सैन पहले आएगा, एवियन बाद में आएगा। ऐसे सन सैन ऐसे तो सन सबसे ऊपर होता है, यानी कि एसएन ऊपर होनी चाहिए। अपर राइट कॉर्नर में अपोजिट में इसके देखो एकदम डायगोनली इसके एवियन प्रेजेंट होती है, तो डायगोनली प्रेजेंट है तो याद हो, तो मतलब अपोजिट हुआ ना, ये लेफ्ट वो राइट में कॉर्नर राइट अपर कॉर्नर में थी, तो ये लेफ्ट लोअर कॉर्नर में होगी, हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर जो होती है ये बंडल भी यहाँ पे होते हैं, बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स होते हैं, जो ये भी बंडल होते हैं ना, नोडल फाइबर के बंडल होते हैं। और ये क्या करते हैं, पास करते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा पास से, यहाँ से पास करते हैं, जो कि इसको राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड कर जाता है फिर बाद में। पार्किंजी फाइबर जो होते हैं वो माइन्यूट फाइबर्स होते हैं, जो कि थ्रू आउट मस्कुलेचर ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ रेस्पेक्टिव साइड में प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर ये है हमारी कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो होती है ना, साइक्लिक इवेंट होता है हार्ट में जब एक हार्ट बीट होती है। उसके बाद हम देखते हैं हार्ट बीट रेट 70 to 75 पर मिनट होता है ना, उसमें एवरेज क्या होता है 72 बीट्स पर मिनट। ड्यूरेशन कितना होता है 0.8 पर सेकेंड। देखो टाइम बाई हमने देखा कितनी बीट पर मिनट होती हैं, डिवाइड करा तो 0.8 पर सेकेंड आया। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है इसमें ना, कार्डियक साइकिल में हमारा हम देख रहे हैं कब हमारा, ये देखो ये हमारा आता है एट्रियल सिस्टोल, ये क्या है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का। उसके बाद हम देख रहे हैं ये हमारा जॉइंट डिस्टोल डायस्टोल, ठीक है। इससे वेंट्रिकुलर सिस्टोल था तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारा जैसे एट्रियल सिस्टोल जब होता है तो जो एसएन होती है वो जनरेट करती है एक्शन पोटेंशियल को, जो कि स्टिमुलेट करता है साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन बोथ एट्रिया का, ठीक है। एक साथ दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर उससे क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स ऑफ वेंट्रिकल 30% से इंक्रीज़ हुआ,
ठीक है, ब्लड फ्लो 30% इंक्रीज़ हुआ। जब यहाँ पे जो SN30 ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए, यानी कि एक साइड जैसे सिकुड़ गया ना वैसा कुछ, उसका फ्लो इंक्रीज हुआ 30%, ठीक, 0.1 सेकेंड इसका हमने देखा। फिर हमने देखा कि अब क्या हुआ यहाँ पे, वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल हमने देखी कि क्या था, ट्रांसमिटेड टू वेंट्रिकुलर मसल थ्रू AVN, तो वेंट्रिकल के मसल के पास AVN से मूव करा AV बंडल, फिर उसके बाद परेंजी फाइबर में गया, दोनों वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुए साइमल्टेनियसली, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक। तो फिर क्या हुआ, जब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए दोनों, तो एट्रिया रिलैक्सेशन में चला गया, डायस्टोल में, ठीक है, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन होता है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। फिर इंक्रीज़ हुआ हमारा वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया, जिससे कि क्या हुआ, जब इसका प्रेशर बढ़ा तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज हो गई हमारी, सेमील्यूनर वॉल जो थी वो ओपन ही रह गई, ठीक है, यानी कि वो फिर क्या हुआ, जो ब्लड हमारा था वो वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स में चला गया। सेमील्यूनर वॉल हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एक आओर्टा में, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आओर्टा की ओपनिंग के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है, वहीं से हमारा सारे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर जाता है। फिर एक पल्मोनरी वेन के पास भी प्रेजेंट होती है, हमने देखा था। उसके बाद ये 0.3 सेकेंड का हुआ हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब हम देखते हैं कि ये हुआ तो जॉइंट डायस्टोल हो गया, जो कि हमारा, इसमें क्या होता है, चारों चैम्बर जो होते हैं वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल अब ओपन हो गई, क्योंकि हो गया सारा प्रोसेस, सब रिलैक्स हो गया, तो ये भी ओपन हो गई, क्योंकि अब कोई बैकफ्लो नहीं प्रिवेंट करना ना, तो ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स और वेना कावा फ्लो कर जाता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है, पल्मोनरी वेन से और वेना कावा से जो हमारा ब्लड था वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में चला गया रिस्पेक्टिवली टू द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। SL वॉल हमारी क्लोज रहेगी, ठीक, SL वॉल रिमेन क्लोज्ड, ठीक, तो ये आपको याद रखना है। बाकी हम देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या होता है, जो ब्लड पम्प होता है ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल 70 ml होता है, और हमारा कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला याद रखना, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट पर मिनट, यानी कि 17 to 75 अबाउट 100 ml पर मिनट, यानी कि 5000 ml पर मिनट। तो हम देखते हैं हार्ट साउंड क्या बनाता है, मतलब सॉरी, हार्ट साउंड जो होता है वो हम किससे, स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। इसका सिग्निफिकेंस होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में, फर्स्ट साउंड लब होता है, दूसरा साउंड हमारा डप होता है। फर्स्ट साउंड हमारा AV वॉल से प्रोड्यूस होता है, दूसरा SL वॉल से, ठीक है, लब दप, धक धक नहीं, लब दप। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होती है वो मशीन होती है, ग्राफ मशीन है, ग्राम ग्राफ है, ठीक। 3 इलेक्ट्रिकल लीड होता है, वो एक दोनों रिस्ट में और एक हमारा जो होता है लेफ्ट एंकल में, ठीक, ये हो गया। रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट रिप्रेजेंट बाय ग्राफ, तो ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पे P वेव डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को बताता है, जो कि एट्रियल सिस्टोल हुआ। QRS कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो गया है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q वेव एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, ठीक है, स्लोली स्टार्ट होता है Q वेव के बाद और वहाँ पे सिस्टोल का बिगनिंग स्टार्ट हो जाता है। हार्ट बीट नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स से पता चलती है। एनी डिविएशन होता है फ्रॉम शेप तो इंडिकेट करता है पॉसिबल एबनॉर्मलिटी, यानी कि ये नॉर्मल है, इससे कुछ अलग हुआ तो एबनॉर्मल ही है। और उसके बाद T में हमारा क्या होता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, T वेव के साथ सिस्टोल भी हमारा एंड हो जाता है। सबसे पहले एट्रिया का डिपोलराइजेशन, फिर वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन हो जाता है वेंट्रिकल का, ठीक। तो हम देखते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है। जो ब्लड कैपिलरी होती हैं तो हम उनमें देखते हैं कंटेन ओनली एंडोथेलियम, सो दिस इज आइडल पार्ट ऑफ ब्लड वेसल फॉर एक्सचेंज विद टिश्यू, ओके। इतना पता है हमको, इसमें सिर्फ एंडोथेलियम प्रेजेंट है, इसीलिए वो आइडल होता है, आइडल पार्ट है ब्लड वेसल का, जो कि एक्सचेंज विद टिश्यू में इन्वॉल्व होता है, मतलब सही पार्ट है। देखो, जिसका ल्यूमेन छोटा है वो हमारी आर्टरी है, जिसका ल्यूमेन बड़ा है वो हमारी वेन्स है, क्योंकि उसमें ब्लड ज़्यादा फोर्स में जाता है, ज़्यादा अमाउंट में भी जाता है, आर्टरी में कम में जाता है, धीरे जाता है। कैपिलरी है बीच वाला पार्ट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर डबल सर्कुलेशन कैसे है। सबसे पहले हमने देखा जो हमारा बॉडी पार्ट जो होते हैं उनसे जो ब्लड था वो राइट एट्रियम के पास गया, ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारा ब्लड था, देखो ये यहाँ तक मूव करा ना,
अब यहाँ से मूव करने के बाद ये हमको दिखता है, फिर ये सर्कुलेशन जो था हमारा, पल्मोनरी आर्टरी जो थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था उसको कैरी कर कर ले गई पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए। फिर वहाँ पर हमारा पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब यहाँ पे फिर गया सारा कुछ लंग्स के पास, वहाँ पर जो प्रोसेस होना था हुआ। फिर पल्मोनरी वेन से ये आया लेफ्ट एट्रियम के पास, वहाँ से हम देख रहे हैं। फिर वेंट्रिकल से आउर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड डॉर्सल आउर्टा से बॉडी पार्ट्स में गया। उसके बाद फिर एक्सचेंज हुआ, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ट्रैवल करा, एट्रियम से वेंट्रिकल में गया। ऐसे पूरा प्रोसेस चलता रहता है, डबल सर्कुलेशन हो गया हमारा। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, हेपेटिक यानी कि लीवर यहाँ पे बीच में इन्वॉल्व होगा, पोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे पोर्ट होते हैं ना ट्रांसपोर्ट के लिए, उस तरह यहाँ हमारा पोर्ट लीवर है, ठीक। तो इंटेस्टाइन से हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू हेपेटिक आर्टरी यहाँ प्रेजेंट थी, लीवर में गया हेपेटिक वेन, फिर इंफीरियर वेना कावा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है ये सारा कुछ। यहाँ एक बार चला गया ना तो ज़्यादा इम्प्योरिटी नहीं रह जाएगी, वहाँ पे जाएगा डायरेक्ट। ऐसे डायरेक्ट जाएगा तो बहुत कुछ हो सकता है ना, लीवर भी हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, तो कुछ कर दिया फिर गया उसके पास, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। यानी कि यहाँ पे लीवर बेसिकली हमारा पोर्ट का काम करेगा इंटेस्टाइन और इन्फीरियर वेना कावा के बीच। कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड में जो जैसे आउर्टा से कोरोनरी आर्टरी, फिर कार्डियक मस्कुलेचर, यानी कि जो हार्ट के अंदर सिस्टम चलता है ना वही। आउर्टा से कोरोनरी आर्टरी के थ्रू कार्डियक मस्कुलेचर में, फिर कोरोनरी वेन से कोरोनरी साइनसेस में गया, वहाँ से ये हमारा राइट एट्रियम में चला गया। तो ये हमारा सर्कुलेशन ऐसे चलता है। वॉल जो आर्टरी की होती है वो थिक होती है, वेन्स की थिन होती है। वॉल्व आर्टरी में नहीं होती है, वेन में होती है। उसके बाद हमारा प्रेशर आर्टरी में हाई होता है और वेन्स में लो होता है। ल्यूमेन नैरो होता है आर्टरी का और वेन्स में वाइड होता है, ठीक। देखो यहाँ पे इसीलिए ज़्यादा एरिया पे, अभी मैंने उल्टा बोल दिया था, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, तो आप ध्यान रखना कि हाँ जो प्रेशर होता है वो आर्टरी में हाई होता है, देखो धीरे धीरे आ रहा है, और वेन्स में प्रेशर लो होता है। ल्यूमेन नैरो और वेन्स में वाइड। इतना करने के बाद हम देखते हैं ये रेगुलेशन जो होता है कार्डियक एक्टिविटी का कैसे होता है। नॉर्मल एक्टिविटी जो हार्ट की होती है वो रेगुलेटेड होती है इंट्रिंसिकली, ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू, हेंस हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, ठीक है। वो खुद से सब कुछ रेगुलेट करता है, इसलिए मायोजेनिक है। मेडुला ऑब्लंगाटा ANS, उसके बाद सिंपैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का हमको पता ही है। तो सिंपैथेटिक से एड्रिनल मेडुला, फिर वहाँ से एड्रिनलिन, सिंपैथिक नर्व इंक्रीज़ हुआ यहाँ से, ठीक है। तो हार्ट मायोजेनिक, फिर हम देखते हैं एड्रिनल मेडुला में स्नैक करा, फिर वहाँ से एड्रिनलिन और एड्रिनल रिलीज़ हुए, वो इंक्रीज़ हुआ सिक्रेशन। फिर उसके बाद ये हुआ एक्शन इसका, थायरोक्सिन इंक्रीज़ हुआ, फिर ठीक है। फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व से क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। जब ये सब एक्टिव होते हैं तो हार्ट का जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, यानी कि कार्डियक एक्टिविटी। और जब ये सब क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है उसका जब एक्शन होता है तो वो डिक्रीज़ होता है। ये सब क्या करते हैं, हार्ट रेट स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। सिम्पैथेटिक यानी कि वो हमारा इमरजेंसी कंडीशन में ज़्यादातर करता है वर्क, तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा क्योंकि हार्ट रेट बढ़ी। पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल में तो डिक्रीज़ ही हुआ, और स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाई हार्ट कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ होता है। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, तो रिपीटेड चेक ऑफ BP ऑफ एन इंडिविजुअल 140 mmHg to 90 mmHg, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या इससे ज़्यादा फिर मतलब हार्ट डिसीज़ में आ गया। अफेक्ट का नॉर्मल तो बेसिकली 120 to 80 होता है हमारा, और फिर तो 140 से 90 हमारा हार्ट मतलब डिसीज़ में आ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर होता है, अफेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन को, ब्रेन और किडनी को, ये तो आपको पता है। उसके बाद CAD कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है कैल्शियम आयन का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का और फाइब्रस टिश्यू का कोरोनरी आर्टरीज़ में, ठीक है, जो कि मेक कर ल्यूमन को हमारे नैरो कर देते हैं। शॉर्ट ब्लड सप्लाई होती है कार्डियक मसल्स में, तो इतना ध्यान रखना। देखो कोरोनरी आर्टरी से यानी कि आर्टरी की डिसीज़ है। अब आर्टरी में क्या डिसीज़ होगा, डैमेज नॉट एस, मतलब डैमेज कैसे होगा आर्टरी को, क्या मतलब क्या हो सकता है आर्टरी में,
जैसे हमको पता है ना कि हार्ट पेशेंट में क्या ज़्यादातर होता है कि कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन हो गया, तो उससे याद रखते हैं हाँ क्या डिपॉजिट होता होगा, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट से। स्क्लेरेंकाइमा जो हमने पढ़ा था तो फाइबर से रिलेटेड था। तो एथेरोस्क्लेरोसिस इसका दूसरा नाम है, यानी कि कुछ ऐसा कुछ डिपॉजिशन ही हो रहा है, तो याद रखना ये कुछ डिपॉजिट हो रहा होगा। स्क्लेरोसिस भी आ गया फाइबर से रिलेटेड टर्म, यानी कि आयन, कैल्शियम आयन, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, ये सब डिपॉजिट हो रहा है ना। तो इसी से ल्यूमन नैरो हो रहा है, तो ब्लड सप्लाई जो हो रही है इनफिशिएंट हो रही है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, एंजाइना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन, है ना, एंजाइना पेक्टोरिस। और इनफ ऑक्सीजन जो होता है वो नहीं रीच करता हार्ट मसल को, बहुत कॉमन होता है मिडिल एज और एल्डरली में। और हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता, इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। देखो जब हार्ट खुद फेल कर गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हार्ट की गलती है, मतलब ऐसे आप रिलेट करना कि हाँ यानी हार्ट फेलियर हुआ, यानी कि हार्ट में क्या हो गया, हार्ट ही अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, यानी कि वो इफ़ेक्टिवली ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है बॉडी की नीड को मीट करने के लिए। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, कंजेशन इन लंग्स भी उसको बोलते हैं। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट ने बीट करना ही स्टॉप कर दिया सडनली, ठीक, यानी कि जैसे किसी को अरेस्ट कर लेता है कोई, तो वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, वो दूसरे के कंट्रोल में चला गया, अरेस्ट कर लिया तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे उसका फेलियर नहीं है, उसको अरेस्ट कर लिया गया ना, यानी कि उसने बीट ही करना बंद कर दिया, वहाँ पे वो फेल हो रहा था, यानी कि इफ़ेक्टिवली मीट नहीं कर पा रहा था नीड को, ठीक है, वो फेल हो रहा था इफ़ेक्टिवली, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे थोड़ी पढ़ाई की मतलब उतना अच्छे से नहीं कर रहा है तो फेल हो गया, तब भी थोड़ी से क्या ही होगा, फेल तो हो ही जाओगे, वही हो गया, ठीक है, इसमें हार्ट फेलियर हो गया इसका। कार्डियक अरेस्ट में तो स्टॉप ही कर दिया ना, बीट ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि इसको किसी और ने एकदम जकड़ दिया है, थोड़ा सा भी काम नहीं कर पा रहा है, तो इसका अरेस्ट हो गया, तो वो हो गया। अटैक में क्या होगा, जो हार्ट मसल एकदम से डैमेज हो गई इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से, यानी कि किसी ने अटैक कर दिया, अब हार्ट की मसल को कुछ हुआ, यानी कि डैमेज हो गई एकदम से, किसी और ने अटैक कर दिया, तो हार्ट अटैक में किसी ने अटैक कर दिया, अरेस्ट कर लिया, तब तो कुछ काम ही नहीं होगा। अटैक में हुआ कि तुम्हारा अंदर में कुछ पार्ट डैमेज हो गया, इस वजह से अटैक आ गया, ठीक है, मसल सडनली डैमेज हो गई इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई से। अरेस्ट में क्या हुआ कि एकदम किसी ने पकड़ लिया, अब तो कुछ काम नहीं कर सकता, अब तो अरेस्ट हो गया हार्ट, तो कुछ नहीं कर। फेलियर में वो इफ़ेक्टिवली नहीं मीट कर पा रहा है, वो फेल करने जा रहा है, कंजेशन हार्ट फेलियर। तो याद रखना अटैक, अरेस्ट और फेलियर में डिफरेंस है। जो ऑल वर्टिब्रेट्स होते हैं और फिर इनवर्टिब्रेट, उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है बाय पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय राइट वेंट्रिकल विच इज़ कैरीड टू लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पंपिंग से राइट वेंट्रिकल में जो कि होता है, फिर वो लंग्स में जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर रिटर्न कर जाता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है जहाँ से वो पंपिंग होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आवर्टा, फिर वो पूरी बॉडी में जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से फिर कलेक्टेड हो जाता है वेंस में और रिटर्न रहता है राइट एट्रियम में। तो हमारा ये होगा ना पल्मोनरी और हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसके बाद हम देखते हैं जो हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल है, उसका जो फंक्शन है वो मॉडरेट होता है न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म के थ्रू। अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड इज़ पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक और बीट वॉल्यूम। ओके, थैंक यू।